फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है ना, कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स जो अप्लाई होता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स नाम दिया गया। कांटेक्ट फोर्स में एक स्पेशलिटी है कि ये दो टाइप का इसका कंपोनेंट हो जाता है। कांटेक्ट फोर्स का दो टाइप का कंपोनेंट होता है। एक होता है क्या? सरफेस के पैरेलल होता है। जो सरफेस के पैरेलल होता है उसे आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो सरफेस के पैरेलल होता है उसे आप फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, और दूसरा जो सरफेस के पैरेलल है उसे परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल कहा जाता है, और दूसरा है सरफेस के जो पैरेलल है वो फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब दूसरी बात आपने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन फोर्स ये यानी फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स का ही एक ऐसा टाइप है जो सरफेस के पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक बात है। और दूसरी बात क्या कि ये फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है ना? वो मोशन को सपोर्ट भी करता है। कैसे कैसे वो मोशन को सपोर्ट करता है? तो देख लीजिए जरा, यहाँ पे इस ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक है। यहां से जब हम इस ब्लॉक पे, लोअर ब्लॉक पे, जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, यहाँ पर जब फोर्स मैं अप्लाई करूंगा तो अपर ब्लॉक पे किधर फोर्स लगेगा? अपर ब्लॉक को भी फोर्स मिलेगा ना। अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे कांटेक्ट में है कि नहीं? देखिए ऐसे है तो इसके कांटेक्ट में है। लोअर ब्लॉक अपर ब्लॉक को किधर फोर्स देगा? जिधर मूव कर रहा है उधर ही ना। अपर ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे फोर्स किधर अप्लाई होगा? विभाग विभाग यहां बताइए, इस पॉइंट पे फोर्स किधर अप्लाई होगा? फोर्स के डायरेक्शन में कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में? आगे नहीं समझ में आता है तो ध्यान देखिए क्या है। जब हम लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपर ब्लॉक को फोर्स के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। अपर ब्लॉक पे फोर्स तो लगा, लेकिन कौन सा फोर्स लगा है? कौन फोर्स लगाया उस पे? कोई एक्सटर्नल बॉडी तो है नहीं कुछ। इस पे कांटेक्ट सरफेस फोर्स लगाया है, और कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल अप्लाई कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो देखिए हम जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस ब्लॉक पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरे ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है सरफेस के पैरेलल और सेम डायरेक्शन में। बहुत मार्केबल पॉइंट है ये, सेम डायरेक्शन में। तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि हम जिस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो ब्लॉक अपने से कांटेक्ट सरफेस पे, दूसरे ब्लॉक पे, अपने से कांटेक्ट ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। बट ये सेम ब्लॉक की बात करता हूं मैं। इस ब्लॉक को फ्रिक्शन कौन देगा? लोअर ब्लॉक पे जो कांटेक्ट में है वही ना इसको फ्रिक्शन देगा। हमें तो इसको फोर्स लगाना ही था, इसको फ्रिक्शन किधर मिलेगा? लोअर ब्लॉक को जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस सेम बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा,
सेम बॉडी पे सेम ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है और अदर ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसे नोट करके फ्रिक्शन में लिखना जरूरी है, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है। स्टार लगा के लिखिए, when external force vector F is applied on lower block, then direction of friction on other block is सेम डायरेक्शन होता है अदर ब्लॉक पे ड्यू टू कंटैक्ट फोर्स। किसके कारण होता है? कंटैक्ट के कारण होता है, ड्यू टू कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स के कारण अदर ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, बट सेम ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। While on same block, that is lower block, friction is applied in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन ये लिखकर ऐसा फिगर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसका मतलब हुआ hence friction supports motion while it opposes relative motion। और ये रिलेटिव मोशन को और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी ये अपोज करता है, जबकि ये मोशन को सपोर्ट करता है। बिना फ्रिक्शन का हम मूव नहीं कर सकते हैं। मोशन की जो बात है, मोशन को ये सपोर्ट करता है, बल्कि
रिलेटिव मोशन का ये फ्रिक्शन अपोज करता है और रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी ये अपोज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये यहाँ पे आपका प्रूफ हो रहा। सेम बॉडी पे की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और अदर ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ये दोनों कांटेक्ट सरफेस में एक सरफेस अगर स्टैटिक है, रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई होने के बाद एक्सटर्नल फोर्स दोनों ब्लॉक पे जो अप्लाई, एक ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद भी अगर ब्लॉक रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और ब्लॉक मूव नहीं करता है, तो उस पर फ्रिक्शन तो लगता है ना? कि फ्रिक्शन नहीं लगता है? फ्रिक्शन तो लगते रहता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे है, ये ग्राउंड है, इस पे इधर फोर्स, अगर मैं इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, इधर से कोई इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ना? सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक पे इधर क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और जहां पे कांटेक्ट में है उधर ही लगेगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट में है ग्राउंड से, इसलिए फ्रिक्शन इस पे इधर मिलेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? तो ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जब ब्लॉक रेस्ट में रहता है, ब्लॉक क्या है? रेस्ट में है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा है इसमें? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे अप्लाई होने लगता है। ठीक। और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई होने के बाद, अच्छा एक चीज और, स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है जरा बताइए? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है ना? सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। कैसे चलते हैं? मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस है, कोई दीवार से, इस टाइप के वॉल से ऐसे कोई कांटेक्ट में है, देखिए वॉल से ये ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में है, वॉल से कांटेक्ट में है, और जब इस पे हम ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अप्लाइड फोर्स किधर है? ऊपर की ओर जब हम पुश कर रहे हैं तो इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर मिल रहा है? इस ब्लॉक को नीचे की ओर मिल रहा है। इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर मिल रहा है, जो स्टैटिक है, ब्लॉक ऊपर मूव नहीं कर रहा है ना? इसका मोशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, ऊपर मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है? इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। एक्सेलरेशन ए बराबर जीरो है। एक्सेलरेशन जब रेस्ट में है तो ये क्या होगा? अप्लाइड फोर्स जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में रहता है
तो पूछा जाए कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई, फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए F इक्वल टू मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो क्या कहिएगा? विवाह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पे? विवाह कितना फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? मैं इस ब्लॉक पे अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिलेगा? सेम लगता है, सेम है ना, सेम फोर्स होता है। कैसे होता है देख लीजिए, जब बॉडी रेस्ट में रहता है, रेस्ट में जब बॉडी रहता है तो वो उस पर सेम फोर्स लगता रहता है, सेम फोर्स लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ये अप्लाइड फ्रिक्शन के, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है वैसे में। कैसे होगा आइए इसका कैसे लिखिएगा, इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा? दोनों बराबर है, जितना हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन इधर मिल रहा है, इसीलिए तो ब्लॉक आगे नहीं मूव कर रहा है। जब भी कोई बॉडी जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो पूछा जाए कि कितना इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे समझ में? क्यों उतना ही फोर्स होता है? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन उसमें नहीं ना होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। आप इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा? F माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए ना, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो फिर 50 एफ एस इक्वल टू जीरो, यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन के बराबर होगा। इसीलिए कहा गया कि देखिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसके बराबर होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपने आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने लगता है और सेम इक्वल मैग्नीट्यूड में अप्लाई होता है ना, इसीलिए सेल्फ एडजस्टेबल कहा गया। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में अप्लाई होने लगता है। देखिए तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर मिला, यहाँ पे देखिए फोर्स अप्लाइड फोर्स ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे मिल रहा है, लेकिन ये किसके बराबर होगा? तो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। अप्लाइड फोर्स ये जो है ये कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स लगाया जा रहा है इस पे वो। अगर ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 40 न्यूटन है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या बोलिएगा सर? 40 न्यूटन होगा। है समझ में? बहुत बड़ी बात है ये। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, देखिए आज मैं क्या बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ सारे पॉइंट का, ध्यान लीजिए लिखिए। और सारे कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं लेकिन माइंड में नहीं रह पाता, इसके कारण आप यूज नहीं कर पाते हैं तो फिर सब बेकार हो जाता है। मैंने क्या कहा पहला पॉइंट आज मैंने क्या बताया कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। बाय फिगर मैंने दिखाया है, फिगर से मैंने दिखाया तो मोशन को सपोर्ट करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो कोई बॉडी मूव नहीं कर सकता है, नहीं चल सकता है। मान लीजिए हम पैर से ग्राउंड को फुट से पीछे धक्का देते हैं, तब ना हमको फ्रिक्शन फोर्स हमें आगे की ओर फोर्स लगा देता है, फोर्स हमें आगे मिलता है, ठीक ना। हम जब दूसरे ब्लॉक को पीछे की ओर पुश करते हैं तो दूसरा ब्लॉक मुझे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है ना। हम जब नीचे के ब्लॉक को इधर की ओर पुश करेंगे, ध्यान रखना है,
नीचे वाला ब्लॉक अगर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है तो हम उसको पीछे की ओर फोर्स लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इतना तो होगा। ये अगर हमारे फोर्स लगाने के बाद रेस्ट में है ब्लॉक तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। इतना ध्यान में रखिए कि देखिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पढ़कर कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। जो भी पॉइंट पढ़े उस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल खुद से समझ पाए। मैं कह तो रहा हूं कि अगर आपका फ्री ऑनलाइन में भी रेगुलर क्लास करने का मैं सोच रहा हूं, 6:30 से 8 रेगुलर फ्रिक्शन की क्लास चलेगी तो आसानी से हम लोग रोटेशनल मोशन तक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करते हुए जाएंगे, पूरा क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे, फिर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उस कंप्लीट का क्या मीनिंग हुआ जिसमें हमसे एक भी प्रॉब्लम नहीं बनता हो, तो उस कंप्लीट का कोई मीनिंग नहीं रह गया। वैसे तो पूरे लाइफ कंप्लीट करते रह जाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। हमें तो सीखना है, सोचना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखिए, आज जो मैं 3 कंसेप्ट अभी तक बताया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है, फिर तो ये अपोज किसका करता है, रिलेटिव मोशन, ठीक ना। रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन रिलेटिव मोशन कब आएगा, जब मोशन में रहेगा दोनों बॉडी तब ना रिलेटिव मोशन आएगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में आएगा या एक भी मोशन में आएगा तो एक भी बॉडी मोशन में रहेगा तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा वहां। लेकिन दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है, कोई नहीं, सब दोनों रेस्ट में, तब क्या होगा, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसमें, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये ध्यान रखिए, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। मैं किसी बॉडी पे, किसी ब्लॉक पे मैं 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से सुनना है, हमारी बातों को सुनने के लिए क्लास करते हैं आप, कॉपी भरने के लिए नहीं। कॉपी भरने की बात हो तो सारी बातें को बुक में लिखा हुआ, उससे नहीं सीख पाते हैं आप। तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं और उसको सोचिए भी, है ना। मैं आपका फ्रिक्शन क्लास डेली रख रहा हूँ 6:30 से 8 बजे तक। डेली आपकी फ्रिक्शन क्लास होगी 6:30 से 8। ऐसे भी 21 सितंबर से 21 सितंबर से 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे को क्लास को खोलने का ऑर्डर मिला है। क्लास यानी कि गार्जियन के परमिशन से बच्चे जाकर टीचर से परामर्श ले सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं ना। कम बच्चे को, जिसके पास 8 बच्चा 10 बच्चे का बैच रहता है वो पढ़ा सकता है। तो आप तो मेरा क्लासरूम देखे ही है, अभी बात कम बच्चा रहता है, लेकिन 21 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो ध्यान रखिए, ऑनलाइन में भी ध्यान रखिए और सीरियसली पढ़िए, जितना जहां डाउट हो पूछिए। ऑफलाइन जैसा ही पढ़िए, टाइम का यूज कीजिए। बहुत अच्छी तरह से आप लोग काइनेमेटिक्स कंप्लीट किए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छी तरह से आप लोगों ने कंप्लीट किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, तो फ्रिक्शन को भी अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। तो फ्रिक्शन में क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत टफ टॉपिक नहीं होता, बहुत आसान टॉपिक होता है। ये थोड़ा सोचना पड़ता है। क्या है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन तो 0 होगा। और आप जानते हैं कि हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ब्लॉक आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके रिएक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल एक फोर्स हम पर भी लग रहा है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। वो है कौन सा, जब मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना, रेस्ट में है, तो रेस्ट कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टैटिक। तो बॉडी रेस्ट में है इसलिए इसको कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब ब्लॉक रेस्ट में है तो जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इस पे 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन ही होगा। ठीक, क्यों होगा, देखिए आपके सामने तो है,
क्या लिखिएगा, एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए लिखिएगा, एक्स सब्जेक्ट इसका जीरो है, जीरो हुआ। देखिए यहाँ पे आ गया ना, एफ एस इक्वल टू 50 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन के बराबर होता है। इसमें एक और खासियत ये है कि हम जिधर फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये एडजस्ट हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये नहीं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर, ऐसे नहीं होगा। आप जिस साइड से किसी भी ब्लॉक पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कीजिएगा उसके अपोजिट में ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब मैं समझता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, ब्लॉक जब मूव नहीं कर रहा तुरंत बोलेंगे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब बात है कि आखिर ये कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है। हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो कब तक मूव नहीं करेगा, हम फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम 50 से देखिए, जरा से सोचिए, यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं पॉइंट को, सीधे पॉइंट को कॉपी में लिखने से नहीं हो। यहाँ पे हम 50 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन को मैंने 55 न्यूटन कर दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा 55, फिर मैं 60 न्यूटन किया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा 60 होगा, 60 न्यूटन होगा। हम जितनी जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब ब्लॉक मूव करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, रेडी रहेगा, आपको भी फीलिंग हो जाता है कि अब अगर थोड़ा फोर्स मैं इंक्रीज करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो आखिर वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ही लिखा जाता है एफएस मैक्सिमम, और जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो एक ही ना होगा, एक ही फोर्स ना ऐसा होगा जिसपे मैक्सिमम होगा, उसका मैक्सिमम 2-3 थोड़ी होता है, मैक्सिमम तो एक ही ना होता है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लॉक मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर उससे थोड़ा फोर्स में बढ़ाऊंगा तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, है ना, अरे समझ में। तो उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा। ठीक, तो अभी तो आप समझ गए कि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। क्यों सेल्फ एडजस्टेबल होता है समझ चुके हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, तो एफएस मैक्स हो जाता है। तो ये आप लिखे हुए हैं, सिर्फ समझ लीजिए आप लोग, बस समझे, बाकी सब समझते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर अप्लाई होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मान लीजिए एक ब्लॉक पे 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक हो रहा है किधर, एक इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक इधर पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। 2 फोर्स एक ब्लॉक पे अप्लाई किया जा रहा है, देखा नहीं था, 2 फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स लिखना वेक्टर में पढ़े थे आप लोग, इसके पैरेलल कीजिएंगे तरह करेंगे, यह की रिजल्टेंट फोर्स होगा, और रिजल्टेंट के ही अपोजिट डायरेक्शन में एफएस मैक्सिमम लगता है। ये सब पढ़े हुए हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होता है, रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफएस मैक्सिमम किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ये फिर एफएस मैक्सिमम जो है वो क्या होता है, कब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा और कब घटेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है 10 kg का,
इसमें 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जो एक रॉड से एक वाल से कनेक्टेड है। तो आपको लोअर ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको अप्लाइड फोर्स वेक्टर एफ कैलकुलेट करना है जिससे कि ब्लॉक विल स्टार्ट टू स्लाइड। ब्लॉक स्लाइड करने के लिए स्टार्ट हो जाता हो, रेडी हो जाए। इसे 1 मिनट टाइम है, आप लोग ट्राई कीजिए पहले। अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक का एपीडी बनाइए। एपीडी बनाकर इक्वेशन लिखिए। पहले अपर ब्लॉक का एपीडी बना लेंगे। अपर ब्लॉक के एपीडी को बनाकर उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस के लॉन्ग इसका इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे लोअर ब्लॉक 10 kg जो है वो दो सरफेस से कांटेक्ट में है। एक अपर सरफेस अपर ब्लॉक से कांटेक्ट में है और दूसरा ग्राउंड से कांटेक्ट में है। इसका दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। जितना कांटेक्ट सरफेस होता है ना उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ब्लॉक में स्टार्ट टू स्लाइड करने के लिए, मूव करने के लिए ब्लॉक रेडी है, स्टार्ट है। तो उसमें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो हमने लिख दिया यहाँ अपर सरफेस पे तो मैंने दिखा दिया फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन लोअर सरफेस पे जब हम बताइए 10 kg वाले को इधर खींच रहे हैं तो लोअर सरफेस ग्राउंड इसको इधर फ्रिक्शन फोर्स देगा। ग्राउंड इसको फ्रिक्शन फोर्स इधर ही देगा। देखिए, लेकिन वो क्या नाम दीजिएगा उसको, एफएस मैक्सिमम 2 देना पड़ेगा। तो बताइए, अगर हमें एफ कैलकुलेट करना है, वेक्टर एफ निकालना है, अगर हम एफएस मैक्सिमम 1 और एफएस मैक्सिमम 2 निकाल देंगे तो इस दोनों को जोड़ने से ये और इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? बराबर होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर एफ इक्वल टू होगा एफएस मैक्सिमम 1 प्लस एफएस मैक्सिमम 2 के। ये अब आइए बात करते हैं कि एफएस मैक्सिमम 1 कैसे निकलेगा। एफएस मैक्सिमम 1 कौन अप्लाई कर रहा है, किस पे? अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक 5 kg वाला ब्लॉक किस पे अप्लाई कर रहा है? हमको अगर एफएस मैक्सिमम निकालना है तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे? अपर ब्लॉक का 5 kg वाले ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे और उस पर हम सोचेंगे क्या हो रहा है, यहाँ एफएस मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे। आखिर सवाल है ये आपका रॉड है, ये रॉड से कनेक्टेड है। तो जरा एक बात देखिए कि यहाँ पर एफएस मैक्सिमम और एफएस मैक्सिमम 1 और एफएस मैक्सिमम 1 के लिए क्या करेंगे? एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक नीचे नहीं लिखूंगा, देखिए यहां से, और एफएस मैक्सिमम 1 के लिए क्या होगा? एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, बाकी सब समझ में आने लगेगा। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एफएस मैक्सिमम लग रहा है तो 5 kg वाले का हम एफबीडी बनाने चाहिए। एफबीडी बनाना आप लोग ने ट्रांसफर जब फंक्शन पढ़े हुए हैं, ये नई बात नहीं है।
तो देखिए इस पे बताइए जरा, इधर से ऐसे का कंटेक्ट में रॉड, रॉड में कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन, टेंशन लगेगा ना रॉड में, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और दूसरा आपका ये है 5 kg का, तो इसको नॉर्मल किधर मिलेगा? ऊपर की ओर नॉर्मल मिलेगा, ये मिलेगा ना। और ये नॉर्मल कितना के बराबर होगा? नीचे की ओर कितना होगा? mg फोर्स लगता है तो 5 इंटू जी का वैल्यू 10, 50 न्यूटन हो जाएगा ना, ठीक है। और इस पे और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? हमारे इधर जो फोर्स अप्लाई करने से क्या अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अप्लाई फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे सीधा हुआ कि नहीं देख लो, अभी मैं समझाया हूँ। इधर क्यों फोर्स लगेगा? अदर ब्लॉक पे फोर्स के एलॉन्ग अप्लाई होता है। देखा, अभी तक जो भी बताया गया फोर्स का डायरेक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं ना है? हाँ ठीक, देखिए तो ये नॉर्मल आपको मिलेगा 50 न्यूटन, इधर क्यों फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हो गया। अब हम क्या करेंगे जानते हैं? अब क्या होगा? एफएस मैक्सिमम इस ब्लॉक पे नहीं लगेगा, अपर ब्लॉक पे, अपर ब्लॉक तो लोअर वाला पे नहीं लगा रहा है एफएस मैक्सिमम, पीछे की अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स मिला है, इधर की ओर दिखा दिए हम, इतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसमें रिजोल्व किसको कीजिएगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को रिजोल्व नहीं किया जाता है, नहीं तोड़ा जाता है, वेक्टर में पढ़े हुए हैं। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कोई वेक्टर हो, कोई फोर्स हो, तो नहीं तोड़ेंगे उसको। ये तो देखिए, ये तो वर्टिकल है ना, इसको नहीं तोड़ेंगे। एफएस हॉरिजॉन्टल है, नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये तो इंक्लाइन में है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे जानते हैं? इसको हम यहाँ से एंगल तो नहीं दिया है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? टी का कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा? टी cos 45 डिग्री, और इधर बना होगा टी sin 45 डिग्री, यही तो होगा, ठीक। तो एलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के लॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग हम इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए एलोंग वर्टिकल इक्वेशन लिखना है, ये तो न्यूटन का जब पढ़े हुए हैं। एलोंग वर्टिकल, वर्टिकल में क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 50 न्यूटन होगा, n इक्वल टू 50 न्यूटन होगा ना, क्या n इक्वल टू 50 न्यूटन। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल में क्या हो, नहीं एक मिनट, इसमें जरा सा टी साइन 45 डिग्री है। वर्टिकल में जो टी साइन 45 भी है ना, नॉर्मल भी है और ये भी है, तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमको कुछ और तरीके से लिखना पड़ेगा। किसका किसका डायरेक्शन सेम है बताइए? इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम है ना, और ये अपोजिट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 ये 50 न्यूटन माइनस टी साइन 45 डिग्री प्लस एन, एन इक्वल टू 0, ये लिखूंगा 0 होगा। तो ये क्या होगा? 50 माइनस टी साइन 45 डिग्री को क्या लिखिएगा? टी साइन 45 डिग्री है, तो टी साइन 45 डिग्री का टी साइन 45 डिग्री रहने दीजिए, तो ये टी साइन 45 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, n इक्वल टू 0। तो n को हम उधर ले जाएंगे, तो n बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 50 माइनस टी साइन 45 डिग्री। इक्वेशन 1 मान दिया हम, टी साइन 45 डिग्री पर ही छोड़ रहने दीजिए, है ना, टी साइन 45 डिग्री। अब देखिए कि यहाँ पर एफएस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एलोंग हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल के लॉग क्या होगा ये, तो हॉरिजॉन्टल में देखिए टी कॉस 45 डिग्री है और जब एफ एस है ये ना 2 मिल रहा है, यानी एफ एस बराबर क्या होगा, एफ एस बराबर टी कॉस 45 डिग्री होगा, एफ एस बराबर टी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। ये इसका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जरा अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक और टी साइन 45 डिग्री, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को देखें तो टी साइन 45 है, तो ये क्या ऐसे होगा 45 50 को हम इधर ले आते हैं, तो ये टी साइन 45 डिग्री बराबर होगा 50 माइनस एन होगा ना, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। टी साइन 45 डिग्री इक्वल टू इतना और टी ये टी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू एफ एस है, एफ एस। अब एक और में दो को हम डिवाइड कर देते हैं, एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एन होता है ना, म्यू एस एन, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन लिखेंगे, म्यू एस एन इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री, टी कॉस 45 डिग्री। हमको इसमें एन निकालना है, डिवाइड कर देते हैं किसको किसको, इसको इक्वेशन 2 में 1 में 2 से डिवाइड करें, 2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 में देखिए टी साइन 45 डिग्री बाई टी कॉस 45 डिग्री बराबर होगा इसके म्यू एस 50 माइनस एन अपॉन म्यू एस एन, इसके बराबर होगा, तो टी से टी कैंसिल, tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 50 माइनस एन अपॉन म्यू एस एन, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 होगा यहाँ, तो 1 इक्वल टू 50 माइनस एन अपॉन म्यू एस एन, यही हो रहा है ना, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये जो आया है इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या इसके बाद स्पेस तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे होगा क्या म्यू एस एन, इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा हाँ क्या आएगा, म्यू एस एन बराबर 50 माइनस एन, यस म्यू एस एन इक्वल टू 50 माइनस एन, तो यहाँ पे अब एन निकालना है हमको, तो क्या करें हम, म्यू एस का तो वैल्यू दिया हुआ है ना 0.4, म्यू एस एन प्लस एन बराबर 50, इसमें सब एन को कॉमन ले लिए, तो म्यू एस प्लस 1 इक्वल टू 50, तो एन म्यू एस एन 0.4 प्लस 1 इक्वल टू 50, एन 1.4 इक्वल टू 50, ये होगा, यानी एन इक्वल क्या आएगा 50 बाई 1.4, एन निकल गया, एन मिल गया हमें, एन ठीक ठीक है, अभी तक जो समझाया गया इसमें कहीं डाउट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरा सा ध्यान देना है, तो ये एन निकल गया, एक मिनट एन, तो एन में क्या होगा, स्पेस तो इसमें का यहाँ लिखने से दिखेगा ना, हाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 50 बाई 1.4 है, हमको क्या आया है n इक्वल टू 50 अपॉन 1.4, पॉइंट हटा कर एक जीरो ऊपर रखेंगे, 14 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 से
कितना होगा 14 3 जा 50 में 14 3 जा 42 80 हुआ। फिर उसके बाद में 15 5 जा 70 फिर 100 आएगा 15 7 जा 35.7 न्यूटन ये आएगा नॉर्मल फोर्स तो नहीं मिल गया हमें। जब इसका नॉर्मल हमें मिल गया तो हमें तो एफएस मैक्सिमम 1 निकालना है ना। एफएस मैक्सिमम 1 बराबर जानते हैं एफएस मैक्सिमम 1 इक्वल टू म्यू एस एल होता है। म्यू एस एल 0.4 इंटू एल कितना है 35.7 है इतना होगा ठीक। तो इससे मिल जाएगा। लेकिन अब हमको एफएस मैक्सिमम 2 के लिए क्या करना होगा। एफएस मैक्सिमम 2 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ एफएस मैक्सिमम 2 के लिए जरा देखिए थोड़ी देर फॉर एफएस मैक्सिमम 2 यहाँ पे है। एफएस मैक्सिमम 2 तो लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच अप्लाई हो रहा है ना। तो इसके लिए हम एपीडी किसका बनाएंगे लोअर ब्लॉक का तो बनाएंगे एपीडी नहीं एपीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक का एपीडी बनाएंगे। तो एपीडी में जरा यहाँ का एपीडी थोड़ा अलग होगा देखिएगा 10 kg का है 10 kg का। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इसमें तो अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है ना। अप्लाइड फोर्स कितना है इधर और इसके लोअर ब्लॉक पे लोअर सरफेस पे इधर की ओर है एफएस मैक्सिमम 2 है। इस सरफेस पे है एफएस मैक्सिमम 1 है। इस पे अपर ब्लॉक क्या कर रहा है नीचे की ओर नॉर्मल अप्लाई कर रहा है। इस पे 2 कांटेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल भी 2 होगा। यहाँ से ये है तो ये भी इसका नॉर्मल होगा। इंडेक्स मैंने लिख दिया देखिए यहाँ तो लोअर ब्लॉक पे यही फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसमें आपको इक्वेशन लिखना है कि क्या हो एफएस मैक्सिमम 2 अगर लिखना हो हमको अगर हमें एफएस मैक्सिमम 2 निकालना है तो एफएस मैक्सिमम 2 के लिए हम क्या करेंगे क्या होगा म्यू एन डैश होगा। एफएस मैक्सिमम 2 जो कांटेक्ट में है वहां तो म्यू एस या म्यू एन डैश लिखेंगे ना। एफएस मैक्सिमम 2 इक्वल टू होगा म्यू एन डैश देखिए लोअर ब्लॉक पे ना सरफेस में एफएस मैक्सिमम 2 निकालना है तो म्यू एन डैश क्या होगा एन डैश निकालना पड़ेगा। वो एन डैश होगा क्या कितना एन डैश म्यू एन डैश के लिए जैसे वर्टिकल को पहले कैलकुलेट करना होगा। वर्टिकल में नीचे क्या है 10 इंटू 10 ऐसा ध्यान दो यहाँ पे 10 इंटू 10 kg का। वर्टिकल में इंडेक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका इक्वेशन लिखेंगे 10 इंटू 10 100 माइनस 100 प्लस 10 माइनस एन डैश लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। तो एन डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 प्लस एन होगा 100 प्लस एन और एन कितना आया हुआ है यही ना आया हुआ है 0.4 इंटू 35 पॉइंट समथिंग। यहाँ हम यहाँ पे 500 बाई 14 लिख देते हैं। तो 100 प्लस एन जो आया हुआ है उसको रख दिए 500 बाई 14 कितना तो क्या होगा 1400 प्लस 500 बाई 14 इक्वल टू 1900 बाई 14। एफएस मैक्स हमको इंडेक्स मिला है ना इतना इंडेक्स। तो एफएस मैक्सिमम 2 बराबर क्या लिखिएगा अगर इसको 2 से काटिएगा तो 7 होगा और ये कितना होगा 950
150 एफ एस मैक्सिमम 2 को मैं लिख देता हूं। देखिए 0.4 एन डैश कितना आया 950 बाई 7 एफ एस मैक्सिमम 2 मिल गया हमें, ठीक। और एफ एस मैक्सिमम 1 भी मिल चुका है, यहाँ पर लिखे थे। तो आइए इसको लिख लेते हैं कि एक बराबर यही आया था एफ एस मैक्सिमम 1 प्लस एफ एस मैक्सिमम 2। एफ एस मैक्सिमम 1 की जगह पे हम रख देंगे कितना, ये जो आया हुआ है कितना 500/14 है। तो उसको काटेंगे 250/7 प्लस ये होगा 0.4 इंटू 950/7। ये इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 होगा। 250 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 4 जा 20 का फिर 0, 9 4 जा 36 और 2 38, एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, 380 आ गया। 380 और 250 कितना होगा 5 630 610 610/7, ठीक। 7 8 जा 56 हो गया, 56 और 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, इतना 0.1 यानी आएगा ये 87.1 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना होगा 87.1 न्यूटन। बस कुछ है नहीं, देखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ एफ एस मैक्सिमम 1 कैलकुलेट किए, एफ एस मैक्सिमम 2 कैलकुलेट किए, है ना। पहले ब्लॉक का हम एबीडी बनाए। विभा इधर बताइए, इधर जो मैं लिखा हूं इसमें कोई डाउट नहीं है? हाँ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।